कल्पना करो, इंडिया गेट पर सुबह 10 बजे ब्लास्ट, हजारों पर्यटक मरेंगे। डोभाल साहब अपने दिल्ली ऑफिस में रात भर जागकर रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। काव साहब ने दरवाजा खोला, मुस्कुराए और अंदर बुलाया। आओ अजीत, चाय पियो। क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। डोभाल साहब ने पूरी कहानी सुनाई। आतंकवादियों की साजिश, जनरल अहमद खान का नाम और हमलों की भयावह योजना। हम इसे ऑपरेशन तिलक नाम देंगे। तिलक माथे पर लगता है, वैसे ही ये दुश्मन के माथे पर मौत का निशान लगाएगा। साल 1971। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की आग सुलग रही थी। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार चरम पर थे। निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, गांव जलाए जा रहे थे, महिलाओं और बच्चों पर जुल्म की कहानियां हर तरफ फैली हुई थी। ऐसे में भारत की नई बनी खुफिया एजेंसी रॉ के संस्थापक रामेश्वर नाथ काव ने एक ऐसा गुप्त ऑपरेशन शुरू किया जो इतिहास के पन्नों में दब कर रह गया। इसका नाम था ऑपरेशन ईगल। काव साहब दिल्ली के एक अंधेरे गुप्त बंकर जैसे कमरे में बैठे थे। कमरा धुंधला था, केवल एक टेबल लैंप की रोशनी में फाइलें चमक रही थी। उनके सामने फैली हुई थी पुरानी फाइलें, नक्शे और टेलीग्राम के टुकड़े। उनकी आंखें चील की तरह तेज थी, दिमाग शतरंज के ग्रैंड मास्टर सा। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय एजेंट कोड नेम शेर को पाकिस्तान भेजने का फैसला किया। शेर को कराची के एक उच्च पाकिस्तानी जनरल के ऑफिस में घुसपैठ करनी थी। रात का घना अंधेरा था जब शेर ने जनरल के घर की दीवार फांदी। घर के अंदर सशस्त्र गार्ड्स घूम रहे थे, हर कोने में छिपे कैमरे। शेर ने सावधानी से गार्ड्स को चकमा दिया, एक एक करके उन्हें बेहोश किया। अंत में वो जनरल के स्टडी रूम तक पहुंचा। वहां एक लोहे की तिजोरी थी जिसमें पाकिस्तान की गुप्त युद्ध योजना के दस्तावेज छिपे थे। शेर ने तिजोरी का ताला तोड़ा, दस्तावेजों की फोटोकॉपी ली और भागने की तैयारी की। लेकिन तभी एक गार्ड जाग गया। अलार्म बज उठा, गोलियां चलने लगी। शेर ने अपनी जान जोखिम में डालकर दीवार फांदी, सड़कों पर दौड़ता हुआ नदी तक पहुंचा और तैर कर पार किया। पीछे से पीछा करने वाले सैनिकों की गोलियां पानी में गिरती रहीं, लेकिन शेर बच निकला। दिल्ली में काव साहब बेचैन होकर इंतजार कर रहे थे। जब शेर लौटा तो काव साहब ने उसे गले लगाया। तुमने देश बचा लिया शेर। इन दस्तावेजों से हम दुश्मन की हर चाल जान जाएंगे। ये दस्तावेज भारत पहुंचे। काव साहब ने उन्हें रात भर पढ़ा। पता चला कि पाकिस्तान चीन से मदद लेकर भारत पर हमला करने की साजिश रच रहा था। काव साहब ने तुरंत काउंटर प्लान बनाया। उनके एजेंटों ने पाकिस्तानी सेना के अंदर अफवाहें फैलाई कि उनके जनरल्स में से एक भारत का जासूस है। इससे पाकिस्तान में अविश्वास की आग लग गई। जनरल्स एक दूसरे पर शक करने लगे, योजनाएं लीक हो गईं। परिणाम 1971 का युद्ध भारत ने जीता, बांग्लादेश आजाद हुआ। लेकिन काव साहब कभी सामने नहीं आए। वे छाया में रहकर देश की सेवा करते रहे। उनकी कहानियां केवल फुसफुसाहटों में जीवित रहीं। उनकी बुद्धिमत्ता ऐसी थी कि वे दुश्मन की हर सांस को महसूस कर लेते थे। 2 अगस्त 1996। भारत में सतह पर शांति थी, लेकिन सीमाओं के पार साजिशों का जाल बुन रहा था। अजीत डोभाल, जो तब इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक तेज तर्रार अधिकारी थे, एक बेहद संवेदनशील मामले में फंस चुके थे। उन्हें गुप्त सूत्रों से खबर मिली थी कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन एक भयानक हमले की तैयारी में है। ये हमले भारत के दिल पर होने वाले थे। दिल्ली का इंडिया गेट, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, जयपुर का हवा महल और आगरा का ताजमहल, ये जगहें सिर्फ इमारतें नहीं, देश की आत्मा थीं। इंडिया गेट जहां शहीदों की यादें बसती हैं, गोल्डन टेम्पल जहां आस्था की लहरें बहती हैं, हवा महल राजस्थान की शान और ताजमहल प्रेम का अमर प्रतीक। अगर ये ब्लास्ट हो जाते तो हजारों जाने जाती, देश में दंगे भड़कते और दुनिया भारत को कमजोर मान लेती। डोभाल साहब को लगा कि ये सिर्फ हमला नहीं, भारत की आत्मा को कुचलने की कोशिश है। डोभाल साहब अपने दिल्ली ऑफिस में रात भर जागकर रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। मुख्य सरगना था पाकिस्तानी सेना का एक रिटायर्ड चीफ, जनरल अहमद खान। वो ISI के साथ मिलकर यह साजिश रच रहा था। लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी उसके इशारों पर नाच रहे थे। लेकिन डोभाल साहब उलझन में थे। इस षड्यंत्र को कैसे खत्म किया जाए? मुख्य योजना तो पाकिस्तान में बन रही थी। उन्हें दुश्मन के घर में घुसना था, लेकिन अकेले ये मौत को दावत देना था। रात के 2 बजे डोभाल साहब ने फैसला किया, वे RN काव के पास जाएंगे। काव साहब रिटायर हो चुके थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता अभी भी बेजोड़ थी।
डोभाल साहब को याद आया कि काव साहब ने 1971 में कैसे अकेले दम पर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था। अगली सुबह डोभाल साहब दिल्ली के बाहरी इलाके में काव साहब के साधारण घर पहुंचे। घर बाहर से सामान्य लगता था, लेकिन अंदर खुफिया दुनिया की यादें बिखरी थीं। पुरानी किताबें, नक्शे और एक पुराना रेडियो सेट। काव साहब ने दरवाज़ा खोला, मुस्कुराए और अंदर बुलाया। आओ अजीत, चाय पियो। क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। डोभाल साहब ने पूरी कहानी सुनाई। आतंकवादियों की साजिश, जनरल अहमद खान का नाम और हमलों की भयावह योजना। काव साहब चुपचाप सुनते रहे, उनकी आंखें विचारों में डूबी। ये आसान नहीं अजीत, उन्होंने कहा। जनरल अहमद खान को मैं जानता हूं, वो 1971 में मेरे ऑपरेशन ईगल का हिस्सा था। चालाक है लेकिन घमंडी भी। हम उसे उसके घर में मारेंगे, लेकिन सावधानी से। रात भर दोनों ने योजना बनाई। काव साहब ने अपनी पुरानी फाइलें निकाली, जिनमें जनरल अहमद खान की पुरानी तस्वीरें और रिपोर्ट्स थीं। हम इसे ऑपरेशन तिलक नाम देंगे। तिलक माथे पर लगता है, वैसे ही ये दुश्मन के माथे पर मौत का निशान लगाएगा। डोभाल साहब का कोड नेम रखा गया खान चाचा, एक पाकिस्तानी व्यापारी का भेष जो हथियारों का सौदागर बन के घुसेगा। काव साहब भारत से गाइड करेंगे, गुप्त रेडियो, कोडेड मैसेज और पुराने नेटवर्क के जरिए। प्लान था, खान चाचा पाकिस्तान जाएंगे, आतंकवादियों के ठिकाने तक पहुंचेंगे, जनरल को खत्म करेंगे और साजिश को नष्ट करेंगे। लेकिन काव साहब को पता चला कि जनरल के पास एक डबल एजेंट है जो शायद भारत का ही कोई गद्दार हो सकता है। सावधान रहना अजीत, विश्वास किसी पर मत करना, ये एजेंट तुम्हारी जान ले सकता है। अगले हफ्ते डोभाल साहब, अब खान चाचा, अमृतसर से वाघा बॉर्डर पार करके पाकिस्तान पहुंचे। उनका भेष परफेक्ट था, दाढ़ी, पठानी सूट और फर्जी पासपोर्ट। ट्रेन से लाहौर पहुंचे, जहां एक छोटे होटल में ठहरे। होटल के कमरे में पहुंचते ही उन्हें लगा कोई पीछा कर रहा है। खिड़की से झांक कर देखा, एक संदिग्ध व्यक्ति सड़क पर खड़ा था। क्या ये आईएसआई का आदमी था? डोभाल साहब ने काव साहब से रेडियो पर संपर्क किया। सर, लगता है मुझे ट्रैक किया जा रहा है, क्या करूं? काव साहब ने शांत स्वर में कहा, शांत रहो, होटल छोड़ो, बाजार में जाओ। मेरा पुराना संपर्क फकीर वहां चाय की दुकान चलाता है, वो तुम्हें आगे गाइड करेगा। डोभाल साहब बाजार पहुंचे। हलचल भरी गलियां, लोग चहल पहल में। फकीर की दुकान पर पहुंचे, चाय मांगी। फकीर ने चाय में एक कागज का टुकड़ा डाला। गुप्त मैसेज, जनरल इस्लामाबाद में है, उसका घर किले जैसा, लेकिन हर शुक्रवार को वो अकेला मस्जिद जाता है। फकीर ने चुपके से बताया, सावधान, जनरल के पास एक भारतीय डबल एजेंट है जो तुम्हारे आने की खबर दे सकता है। उसका नाम राजेश है, वो भारत से आया गद्दार। डोभाल साहब के मन में शक पैदा हुआ, क्या फकीर खुद गद्दार है? उन्होंने काव साहब से पूछा, सर, फकीर पर भरोसा करूं? काव साहब ने कहा, हाँ, वो मेरा पुराना साथी है, लेकिन राजेश से सावधान। काव साहब की गाइडेंस से डोभाल साहब इस्लामाबाद पहुंचे। वे एक टैक्सी ड्राइवर बनकर घूमने लगे। जनरल का घर पहाड़ी पर था, ऊंची दीवारें, सशस्त्र गार्ड्स, कुत्ते। रात के अंधेरे में रेकी की। काव साहब रेडियो पर कहते, बाएं तरफ की दीवार कमजोर है और गार्ड्स की शिफ्ट 2 बजे बदलती है। एक रात रेकी करते समय डोभाल साहब को एक भारतीय आवाज सुनाई दी। घर के अंदर से कोई फोन पर बात कर रहा था। हाँ, खान चाचा यहाँ है, उसे रोक लो। ये डबल एजेंट राजेश था। डोभाल साहब ने तुरंत काव साहब को बताया। काव साहब ने कहा, ये हमारी योजना का हिस्सा बनाओ, उसे इस्तेमाल करो, राजेश को ट्रैप में फंसाओ। इस्लामाबाद के उस पहाड़ी घर में जनरल अहमद खान अपने कमरे में बैठा था। कमरा लग्जरी से सजा था। दीवारों पर हथियारों की तस्वीरें, टेबल पर विस्की की बोतल और सिगार। उसके साथ थे लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादी सरगना, मोहम्मद, असलम और राशिद। वे सब हंसते हुए योजना पर चर्चा कर रहे थे। जनरल अहमद खान ने सिगार का कश लिया और कहा, दोस्तों, ये हमारा सबसे बड़ा मौका है, भारत को हम घुटनों पर लाएंगे। कल्पना करो, इंडिया गेट पर सुबह 10 बजे ब्लास्ट, हजारों पर्यटक मरेंगे। गोल्डन टेम्पल में भक्तों की भीड़ में बम फटेगा, सिखों की चीखें गूंजेंगी। हवा महल के नीचे राजस्थानी लोग नाच रहे होंगे और ताजमहल पर प्रेमी जोड़े सब खून में सन जाएंगे। हजारों हिंदुस्तानी मरेंगे, उनके परिवार रोएंगे, भारत टूट जाएगा, दंगे होंगे और हम यहां बैठकर हंसेंगे। मोहम्मद ने दांत निकालकर कहा, जनरल साहब, ये जीत हमारी होगी। उन काफिरों को सबक सिखाएंगे, उनके मंदिर महल सब तबाह हो जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। असलम ने जोड़ा, हाँ, और राशिद के लड़के विस्फोटक ट्रकों में छिपाकर भारत भेजेंगे।
कोई नहीं रोक सकेगा। भारत कमजोर है, हम मजबूत। राशिद ने ठहाका लगाया। कल्पना करो, ताजमहल के टुकड़े उड़ते हुए, प्रेम का प्रतीक राख हो जाएगा। कितना मजा आएगा देखकर। जनरल ने ग्लास उठाया। चीयर्स, भारत की मौत पर। वे सब हंसते रहे। उनकी आंखों में नफरत की चमक थी, जैसे शैतान अपनी जीत पर खुश हो। लेकिन वे नहीं जानते थे कि दीवार के पीछे कोई सुन रहा है। शुक्रवार की रात आई और ढोभाल साहब दीवार फांदकर घर में घुस गए। गार्ड्स को चकमा दिया, एक को बेहोश किया, दूसरे को चुपके से पार कर दिया। अंदर पहुंचे तो जनरल मीटिंग कर रहा था। आतंकवादियों से कह रहा था, कल विस्फोटक भारत पहुंचेंगे और इंडिया गेट पर सुबह 10 बजे, गोल्डन टेम्पल शाम को, हवा महल रात में और ताजमहल पर एक साथ हजारों मरेंगे। ढोभाल साहब छिपे सुन रहे थे और तभी डबल एजेंट राजेश आया। राजेश ने जनरल से कहा, खान चचा यहां है। जनरल चौंका, तो फिर तुम कर क्या रहे हो? पकड़ो उसको। ढोभाल साहब ने राजेश को पहले ही ट्रैप में फंसाया था। वे राजेश के पीछे से आए और उसे पकड़ा और जनरल के सामने खड़ा कर दिया। ये तुम्हारा डबल एजेंट था, लेकिन अब मेरा है। संघर्ष शुरू हुआ। जनरल ने पिस्तौल निकाली, राजेश ने चाकू। ढोभाल साहब ने कराटे से राजेश को पटका और जनरल पर झपटे। गोलियां चली, लेकिन साइलेंसर वाली। राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो गिर गया। जनरल ने चाकू से वार किया, लेकिन ढोभाल साहब तेज थे। उन्होंने जनरल का हाथ पकड़ा, घुमाया और ट्रिगर दबाया। जनरल गिर पड़ा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैलीं। तुम कौन हो? उसने आखिरी सांस में पूछा। तेरा बाप अजीत ढोभाल, ढोभाल साहब ने कहा और अंतिम गोली चलाई। जनरल मारा गया। अब साजिश नष्ट करने का समय था। ढोभाल साहब ने जनरल के कंप्यूटर पर पहुंचे, सभी प्लान्स डिलीट किए, वायरस डाला, फिर आतंकवादियों के नेटवर्क पर मैसेज भेजा। ऑपरेशन कैंसिल। भारत में रॉ एजेंटों ने विस्फोटकों को पकड़ लिया। भागते समय गार्ड्स जाग गए थे। पीछा हुआ, गोलियां चलीं, लेकिन वे चकमा देकर निकल गए। एक गली में छिपे और चैन सांस ली। काव साहब रेडियो पर कहते रहे, दाएं मुड़ो, सीधी सड़क लो, बॉर्डर पास है। ट्रेन से लाहौर, फिर बॉर्डर पार। भारत पहुंचकर ढोभाल साहब ने काव साहब से मिले। मिशन पूरा सर, जनरल खत्म, साजिश खत्म। काव साहब ने मुस्कुराकर कहा, देश सुरक्षित है अजीत, तुमने इतिहास रचा। ऑपरेशन तिलक सफल रहा। हमले रुक गए। जनरल की मौत को पाकिस्तान ने हादसा बताया, लेकिन सच्चाई दो नायकों के दिल में दबी रही। भारत के गुमनाम योद्धाओं की